आ गया। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे थे। 10 का दम है और 10 के दम के क्वेश्चन की हम लोग 10 क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं उनको लेकर के, और कुछ लोगों के मैसेज भी मिल रहा है मुझे। निवेदिता जी का मैसेज मिल रहा, सर नमस्ते। राहुल हैं, इसके अलावा सुशील कुमार वर्मा हैं, अनुराग पाठक हैं, विकास मौर्य जी हैं। सारे लोग आ रहे हैं और जल्दी से आ जाइए, हम लोग लाइव सेशन जल्दी से चालू करते हैं। आप जितना लेट आते हैं क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपके लिए फिर पीडीएफ में दिक्कत होती है और उनका एक्सप्लेनेशन करना भी दिक्कत होता है। तो वेरी गुड, सारे लोग आ जाइए। आइए चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है। क्वेश्चन है द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर हायर प्लांट फॉर ग्रोथ। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ इन हायर प्लांट, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ग्रोथ इन हायर प्लांट बट फेल टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। यानी एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताना है जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है लेकिन क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को फॉलो नहीं करता है। और पहला है सिलिकॉन, दूसरा निकिल, तीसरा है गोल्ड और चौथा है क्लोरीन। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे लोग आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ सारे लोगों के आंसर। ओके, अफरोज़ अहमद का आंसर आया सिलिकॉन। ओके, इसके अलावा अनुराग पाठक का आंसर आया फर्स्ट। अमन विश्वकर्मा का आंसर आया थर्ड, दैट इज़ गोल्ड। ओके, और बाकी लोगों के आंसर अभी वेट कर रहे हैं, बाकी लोगों के आंसर मुझे मिल रहे हैं। ओके गुड। तो भाई किसी ने 1 आंसर किया है, किसी ने 3 आंसर किया है। निवेदिता शर्मा ने 3 किया है, राहुल राव ने फर्स्ट इसका आंसर किया है, और इस तरीके से आप लोगों के आंसर आ रहे हैं मेरे सामने। ठीक है भाई, तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने आपसे पूछा है ऐसा एलिमेंट जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट। और बेनिफिशियल एलिमेंट वो होते हैं जो इसेंशियल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पाए फिर भी ग्रोथ की ज़रूरत है, और इनमें है सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम। नाकाम कोशिश करके मैंने एक फार्मूला बनाया था। तो भाई गोल्ड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गोल्ड तो बेटा ज़रूरत नहीं है पौधों को, और निकिल भी ज़रूरी है और क्लोरीन भी ज़रूरी है और सिलिकॉन भी ज़रूरी है, लेकिन निकिल और क्लोरीन दोनों इसेंशियल है और सिलिकॉन इसेंशियल नहीं है बल्कि बेनिफिशियल है। और ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को फॉलो नहीं करता, और इस तरीके से इसका आंसर होगा फर्स्ट। पहला क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन, और जिन लोगों ने ये आंसर सही किया उनके लिए ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन आप लोग देखें, अगला क्वेश्चन आया। ओके, अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में बी द फंक्शन ऑफ विच एलिमेंट। किस एलिमेंट का फंक्शन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन है? चलिए जवाब दीजिए। मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन का जवाब चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इज द फंक्शन ऑफ विच हार्मोन। प्लीज़ जल्दी से बताइए कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के लिए हेल्प करता है। ओके, जवाब नहीं आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है इसका क्लोरीन, दूसरा है बोरान, तीसरा है मैग्नीज, चौथा है जिंक। जवाब आने चालू हो जाएं तो अच्छा लगेगा मुझे। यस, डी सिंह का आंसर आया सेकंड। ओके, ज़्यादातर लोगों का आंसर सेकंड आ रहा है। क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब एक बार में आना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपको आना ही चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही है, बी है। आप लोगों ने सही जवाब दिया, बोरॉन। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से दीजिएगा।
और बहुत दिमाग लगा के कीजिएगा, हो सकता है कि गलत हो जाए तो फिर आपको दुख लगे। ब्लैक स्पॉट इन लीफ ड्यू टू नेक्रोसिस इन न्यू लीफ में बी कॉज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट? कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, ऑल। बताइए इनमें से कौन सा जवाब आपका सही होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज जैसा क्वेश्चन है कि आप इसका सही जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। सारे लोग जवाब दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आने लगे। मोहम्मद जावेद पासा 4, सुशील कुमार 4 बोल रहे, कृष्ण राव 4, एक चौधरी 4 बोल रहे, मोहम्मद नदीम 4 बोल रहे, अनुराग पाठक भी इसका आंसर 4 बोल रहे, यानी वंदना प्रजापति 4, अलका सिंह 4, सुशील कुमार वर्मा 4, ओके, डी सिंह गौर 4, यानी सारे लोग इसका जवाब 4 ही दे रहे हैं ना। बहुत बढ़िया, इससे पता चलता है कि आपको कुछ नहीं आता। यस, याद रखना, आपको सबको मालूम है कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये चारों एलिमेंट नेक्रोसिस करते हैं। ये सर ने पढ़ाया और एनसीईआरटी ने भी पढ़ाया, बिल्कुल सही है। और नेक्रोसिस एक सिम्टम है, और सिम्टम दो जगह आ सकते हैं, या तो न्यू लीफ में आ सकते हैं या तो ओल्ड लीफ में आ सकते हैं। तो मान लो ये न्यू लीफ है, ये ओल्ड लीफ है। तो मिनरल की कमी है सॉइल में, मिनरल की कमी सॉइल में है, और सॉइल में कमी होने पर अगर ये मिनरल मूवमेंट नहीं कर रहा है, रीमोबिलाइज नहीं हो रहा है, तो जो पत्ती पहले से बन चुकी है उसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा। सिम्टम उस पे आएगा जो न्यू टिश्यू होगा। तो जितने नॉन रीमोबिलाइजिंग एलिमेंट होते हैं, आप लोग पढ़िएगा जाकर एनसीईआरटी में, नॉन रीमोबिलाइजिंग मिनरल एलिमेंट होते हैं, उनके सिम्टम न्यू टिश्यूज में आते हैं। अब जरा क्वेश्चन पढ़िए, मैंने क्या पढ़ा है, नेक्रोसिस इन न्यू लीफ नॉट इन द ओल्ड लीफ। आपको नई लीफ वाला क्वेश्चन ध्यान देना चाहिए था। और न्यू लीफ में तभी आएंगे जो सब्सटेंस नॉन मोबिलाइजिंग होगा, और इन कॉपर, पोटेशियम और कैल्शियम में कैल्शियम इज नॉन रिमोबिलाइजिंग, और इसलिए इसका आंसर कैल्शियम होगा। अदरवाइज सारे लोगों का आंसर 4 आ रहा होगा। अब आप समझे होंगे क्वेश्चन कैसे गड़बड़ हुआ, अब आपका आंसर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 10 कदम के क्वेश्चन है, थोड़े घुमा करके बनाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। नहीं एक बार में आपको लगता है कि क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। फिर से सुन लो, सिम्टम दो जगह आ सकते हैं, याद रखना, या तो सिम्टम ओल्ड टिश्यू पे आ सकते हैं। ओल्ड टिश्यू पे कब आएंगे ये याद रखो, और न्यू टिश्यू में कब आएंगे। मान लीजिए किसी मिनरल की कमी है, और ये मिनरल बेटा नई पत्तियां चाह रही हैं, न्यू लीफ चाह रही हैं। न्यू लीफ कोई मिनरल बेटा सॉइल से नहीं मिल रहा, तो वो किससे ले लेती हैं, ओल्ड लीफ से। ओल्ड लीफ से बेटा वो मिनरल को मूव करा लेती हैं। तो न्यू लीफ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओल्ड लीफ को बेटा सिम्टम आने लगते हैं। अगर कोई चीज रीमोबिलाइज कर सकती है, रीमोबिलाइज कर सकती है, तो सिम्टम हमेशा ओल्ड टिश्यू पे आएंगे, और रीमोबिलाइज नहीं कर सकती है तो सिम्टम हमेशा न्यू टिश्यू पे आएंगे। तो हमें केवल ये देखना था कि कौन से मिनरल एलिमेंट रीमोबिलाइज नहीं करते। इस तरीके से आपके सामने कैल्शियम इसका आंसर हो गया। कुछ लोगों ने बोला सल्फर भी होता है जो नॉन रिमोबिलाइज नहीं करता। तो बेवकूफ़, पहले तो हमें ये देखना है नेक्रोसिस कौन कौन करते हैं। कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों नेक्रोसिस करते हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम नॉन रिमोबिलाइजिंग है, इसलिए इसके सिम्टम हमेशा न्यू लीफ पे ही आएंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के बाद आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन आया। फ्लक्स ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड विथ सिम्प्लास्ट ऑफ मिनरल, एपोप्लास्ट ऑफ मिनरल, फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल, टू ऑफ द अबव। बताइए, सिम्प्लास्ट से रिलेटेड है फ्लक्स, एपोप्लास्ट से रिलेटेड है फ्लक्स, या फिर आउटर स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल से रिलेटेड है फ्लक्स। व्हाट इज द फ्लक्स? यस, पहला ऑप्शन सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट, फ्री स्पेस, टू ऑफ द अबव। फ्लक्स किस बात से रिलेटेड है? चलो जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। यस, सारे लोग जवाब दें। यस, साक्षी सिंह का आया डी ऑप्शन, अंजलि का 4 आंसर आया, सुशील कुमार वर्मा ने इसका आंसर 4 रखा है। ओके, राहुल राव ने इसके बारे में कहा है 3rd। ओके, सूरज कसौदन ने इसका आंसर दिया है 1st, प्रिंस पवन ने इसका आंसर 3rd दिया है। अच्छा भाई, इसके बाद आंचल पांडे ने इसका आंसर 4 दिया है। ओके, प्रीति मौर्य ने 3rd दिया, मोहम्मद नदीम ने 4 दिया है। ओके, बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे। अरे कम से कम ट्राई तो करो, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही हो। मैं केवल ये पूछ रहा हूँ फ्लक्स का मतलब क्या है। बेवकूफ़ों, फ्लक्स किस बात से रिलेटेड है? फ्लक्स 2 प्रकार का, इनफ्लक्स
कोई भी मिनरल सेल के अंदर जाए या फिर आउट फ्लक्स या फिर ई फ्लक्स, और ई फ्लक्स होने के बाद वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ जाए, तो याद रखना इनफ्लक्स ई फ्लक्स, इनफ्लक्स ई फ्लक्स, इसका मतलब साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ ट्रेवल करना, और साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करना ये बेटा लिविंग सिस्टम में ट्रेवल करने जैसा है, और लिविंग सिस्टम में ट्रेवल करने का मतलब है सिम्प्लास्ट। इसका मतलब है फ्लक्स इज रिलेटेड विद द सिम्प्लास्ट ऑफ मिनरल ओनली। एपोप्लास्ट में क्या होता है, एपोप्लास्ट में चीजें आउटर स्पेस में आती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में आती हैं, नॉन लिविंग सिस्टम में आती हैं, सेल वॉल के पास आती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस के पास आती हैं। तो एपोप्लास्ट और फ्री स्पेस एक ही बात हो गया। इसका मतलब ना इसका सेकंड होगा ना इसका थर्ड होगा, टू ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं। आप टू ऑफ द अबव देखते ही हमेशा टू ऑफ द अबव के ऊपर टूट पड़ते हैं। इसका जवाब है सिम्प्लास्ट, क्योंकि आपने दो प्रकार का फ्लक्स पढ़ा है, सेल के अंदर और सेल के बाहर, इन फ्लक्स और ई फ्लक्स, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चौथा क्वेश्चन के बाद आया पांचवा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से लगाएंगे। ओके, लेग हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट यूज्ड एज O2 scavenger in symbiotic nitrogen fixation। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते वक्त हमारे पास लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है, लेग हीमोग्लोबिन। और ये लेग हीमोग्लोबिन नाम का जो केमिकल होता है ये रूट नोड्यूल में पाया जाता है, और रूट नोड्यूल में ये ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता। ऑक्सीजन को क्यों नहीं पहुंचने देता? क्योंकि यहाँ नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, और ये जो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम नहीं कर सकता। बाकी ऑक्सीजन ना आए तो अच्छा है, और ऑक्सीजन को नहीं आने देता है हीमोग्लोबिन। तो पूछ रहे लेग हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट यूज्ड एज अ O2 scavenger in symbiotic nitrogen fixation, which of the following plant may not have this pigment? इनमें से कौन सा प्लांट है जो ये पिगमेंट नहीं रखता है? यस, राइस, ग्राम, एलनस एंड टू ऑफ द अबव। आंसर दीजिए। ओके, तो विकास मौर्य बोलते हैं राइस ओनली, शिवम पाल बोलते हैं थर्ड दैट इज एनलेस। ओके, पीस बोलते हैं वन, कैफ अली बोलते हैं थर्ड, कृष्ण राव बोलते हैं ए, हुमा वन बोलती हैं, अनुराग पाठक थ्री बोलते हैं, प्रिंस पवन थ्री बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। जुनूनियत राइस ओनली बोलते हैं, मोहित कुमार फोर बोलते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो बेटा, ऐसा ना हो कि आप लोग क्वेश्चन को बिना पढ़े जवाब दो और मुझे आंसर हमेशा गलत हो। कोई वन बोल रहा, कोई फोर बोल रहा, कोई थ्री बोल रहा। बेवकूफों, हमें ये देखना है कि लेग हीमोग्लोबिन कहाँ नहीं प्रेजेंट है। तो जहां लेग हीमोग्लोबिन होगी वहां रूट नोड्यूल होना चाहिए, और रूट नोड्यूल कौन नहीं बनाता है? रूट नोड्यूल राइस तो नहीं बनाता, तो यहां तो लेग हीमोग्लोबिन नहीं होगा। तो पहला आंसर ये होगा कि यहां नहीं होगा। दूसरा, एलनस में भी रूट नोड्यूल होने के बावजूद भी लेग हीमोग्लोबिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन का मतलब होता है लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, और लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन कहां पाई जाएगी? लेग्यूमिनस प्लांट में पाई जाएगी। और भैया एलनस जो है ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होने की वजह से यहां भी लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाएगी। तो ना तो राइस में लेग हीमोग्लोबिन है, ना एलनस में लेग हीमोग्लोबिन है। तो अब की बार आंसर क्या होगा? दो जगह ऐसी हैं जहां पर लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। आंसर टू ऑफ द अबव, वन इज राइस, अनदर वन इज एलनस। ओके, और इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर सही होगा। ओके, तो नॉन लेग्यूम भी बनाते हैं। प्रिंस पवन कह रहे हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी रूट नोड्यूल बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, एकदम सही है। नॉन लेग्यूमिनस भी रूट नोड्यूल बनाते हैं, लेकिन उस रूट नोड्यूल में लेग हीमोग्लोबिन नहीं होती ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग करने के लिए। वहां पर कुछ अदर केमिकल होते हैं, टर्पिनॉइड्स होते हैं जो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग करते हैं। यही तो क्वेश्चन है, और ये एक बार ऑल इंडिया पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो याद रखना, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एनलेस है, इनमें कभी भी लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाएगी। ओके, सो आंसर क्या था? लेग हीमोग्लोबिन इनमें किस में नहीं पाई जाएगी? राइस में नहीं पाई जाएगी, एलनस में नहीं पाई जाएगी। तो टू ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 6। खुद ही सोचो कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, और इस तरीके से इन क्वेश्चन को सही करते जाइए, तभी आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हैं। और नहीं तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं। और
इसलिए आप लोग कभी भी दुखी मत हुआ करिए अगर क्वेश्चन गलत हो जाया करे। ओके, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर हाउ मैनी मोल ऑफ एटीपी? 8 एटीपी, 16 एटीपी, 2 एटीपी, 4 एटीपी। यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन की एक रिएक्शन है जो आपकी बुक में दी गई है कि कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रोनेशन के लिए, इलेक्ट्रोनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोनेशन करने के लिए कितने मोल एटीपी की जरूरत है? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज 8 एटीपी, ऑप्शन नंबर 2 इज 16 एटीपी, ऑप्शन नंबर 3 इज 2 एटीपी और 4 इज 4 एटीपी। ओके, बहुत सारे आंसर आने लगे और ज़्यादातर लोगों के आंसर थर्ड आ रहे हैं। अच्छा, प्रिंस का फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, चंद्रभान पटेल का भी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, अभिषेक वर्मा इसका 2 एटीपी आंसर लगा रहे हैं। ओके, बढ़िया। आइए उस रिएक्शन को देख लेते हैं। 1 नाइट्रोजन मोल प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन इन प्रेजेंट ऑफ, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ 16 एटीपी, ओके, विल फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस 1 मोल ऑफ H2 और 16 ADP और प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये रिएक्शन है। अगर आप लोग देखो तो यहां देखेंगे 8 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 16 एटीपी की जरूरत है। सो हम बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 16 एटीपी। सो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 16/8 बराबर 2 एटीपी अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की बेसिस पर जो एनसीईआरटी दी गई है। सही आंसर सही है, थर्ड बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। 6 क्वेश्चन का आंसर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। जिन जिन लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ, शाबाश बेटा। याद रखना आप लोग सही ढंग की तरफ चल रहे हैं। मिनरल न्यूट्रिशन से 7वां क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इफ यू वांट टू प्रिपेयर अल्फा अमीनो एसिड, अगर हमें अल्फा अमीनो एसिड बनानी फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन बोथ कंपाउंड, यानी जितने कार्बन अमीनो एसिड में हो उतने ही कीटो एसिड में हो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिक्वायर्ड? इनमें से कौन सी रिएक्शन आपके लिए जरूरी होगी? रिडक्टिव अमीनेशन, ट्रांसअमीनेशन, बोथ, अमोनिफिकेशन। चलो जवाब दो, क्या चाहिए होगी? रिडक्टिव अमीनेशन चाहिए, ट्रांसअमीनेशन चाहिए, या बोथ चाहिए, या नन चाहिए? ओके, आने लगे जवाब। हिमांशु शर्मा 1, प्रद्युमन 2nd, आफरोज 1st, निवेदिता 2nd, ओके, जुनूनियत 3rd, साक्षी सिंह 1st, डी सिंह 2nd। ओके, बहुत बढ़िया। सारे लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास दो रिएक्शन है, एक रिडक्टिव अमीनेशन और एक ट्रांसअमीनेशन। आइए दोनों को देखते हैं। यहाँ पर हम एक अल्फा कीटो एसिड नाम का एसिड लेते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड। और अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड में 2 काम करते हैं, एक तो रिडक्शन, दूसरा अमोनिफिकेशन। रिडक्शन करने के लिए हम लोग NADPH लेते हैं और अमोनिफिकेशन के लिए NH4 लेते हैं और इससे बनाते हैं ग्लूटामिक एसिड। याद रखना, ग्लूटामिक एसिड। आपको मालूम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन? 5, और ग्लूटामिक एसिड में कितने कार्बन? 5। इसका मतलब है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड बनने पर कार्बन का नंबर सेम, और इस रिएक्शन का नाम है रिडक्टिव अमीनेशन। कैसे याद रखोगे रिडक्टिव अमीनेशन? इसमें पहला स्टेप है रिडक्शन और दूसरा स्टेप है अमोनिफिकेशन। NADH बेटा रिडक्शन और NH4 बेटा प्रोटीनेशन, सॉरी अमोनिफिकेशन कर रहे हैं। तो जब भी रिडक्टिव अमीनेशन होगा तो कार्बन का नंबर सेम होगा। हमने कार्बन का नंबर सेम रखना था। ट्रांसअमीनेशन में क्या है? आप अल्फा कीटो एसिड ले रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, या फिर यहां पर आप R ले लीजिए, ओके, प्लस ले लीजिए R2 CNH2H और बेटा इसके अलावा COH। ये है बेटा आपका अल्फा अमीनो एसिड और ये है अल्फा कीटो एसिड। दोनों अल्फा अमीनो अल्फा कीटो एसिड है, लेकिन दोनों में R का नंबर अलग हो सकता है, और R का नंबर अलग होने पर ये आपस में अपने कार्बन
को एक्सचेंज कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में कार्बन का नंबर डिफर हो सकता है, और ये होता है ट्रांसअमीनेशन में। इसका मतलब ट्रांसअमीनेशन वो होता है जिसमें कार्बन का नंबर चेंज हो जाता है, और रिडक्टिव अमीनेशन वो होता है जिसमें कार्बन का नंबर दोनों कंपाउंड में सेम रहता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जवाब रिडक्टिव अमीनेशन होगा। आप लोग मिनरल न्यूट्रिशन में जा करके आखिरी पेज जरूर पढ़ लें जहां ये दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, रिडक्टिव अमीनेशन और ट्रांसअमीनेशन, आपको समझ में आ जाएगा। रिडक्टिव अमीनेशन में कार्बन का नंबर कीटो एसिड और अमीनो एसिड दोनों में सेम रहता है। अच्छा, निवेदिता जी को फिर वही बात, आप लोग फिर वही कह रहे हैं सर बहुत डर लग रहा है, क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं और क्वेश्चन करने के बाद बहुत डर लगता है। ये याद रखो, ये लास्ट चांस है निवेदिता जी जब आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं गलत करके। कैसे? जितनी ज़्यादा यहाँ गलतियाँ करोगे वो गलतियाँ कम से कम आगे नीट में दोहराई नहीं जाएंगी। आप अपने आप को डिप्रेस फील मत कराइए, ना तो ये सोचिए कि सर गड़बड़ हो रहा है, बस आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए और देखिए कि इन क्वेश्चन को आपने ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, आप ऐसा क्यों नहीं सोच पाए। क्या आपको रिडक्टिव अमीनेशन की रिएक्शन मालूम थी? क्या आपको ट्रांसअमीनेशन की रिएक्शन मालूम थी? अगर नहीं मालूम थी तो यही बात गड़बड़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन आया, 8वां क्वेश्चन। 2 अमाइड्स, आपको 2 अमाइड्स बताने विच फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड एंड एक्ट एज अमीनो एसिड। 2 ऐसे अमाइड के नाम बताने हैं जो अमीनो एसिड से बनते हैं और अमीनो एसिड की तरह ही बिहेव करते हैं। यस, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, एस्पराजीन ग्लूटामीन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, सक्सीनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड। ये कौन से हैं? जवाब दीजिए, मैं क्वेश्चन आंसर के वेट पे हूँ। यस, ज़्यादातर लोगों का आंसर सेकंड आ रहा है। मोहम्मद नदीम सेकंड, डी सिंह सेकंड, प्रद्युमन कांत सेकंड, विभा सिंह सेकंड, ओके ओके, हुमा सेकंड, ओके, शिवांशी मिश्रा का फर्स्ट आंसर आया, ओके। इसका मतलब है आप लोग कम से कम सही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना, एक अमीनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड, ओके। अब इस एस्पार्टिक एसिड से एक अमाइड बनता है और उस अमाइड का नाम है एस्पराजीन, एस्पराजीन, ओके। दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड से एक और अमाइड बनता है जिसका नाम है ग्लूटामीन। तो याद रखना, एस्पराजीन, ग्लूटामीन, दीज आर द अमाइड एंड इवन दे बिहेव लाइक अमीनो एसिड। क्यों अमीनो एसिड बिहेव करते हैं? क्योंकि R CCOOH NH2 और H, इनमें ये तीनों ग्रुप में कोई चेंज नहीं होता। इनका अमाइड ग्रुप R में हो सकता है और R इज वेरिएबल ग्रुप। अगर किसी जगह पर R वेरिएबल है, बाकी 3 बेटा फिक्स हैं, तो वो अमीनो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन, सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़िए, 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एसोसिएटेड विद PS सेकेंड ऑफ हायर प्लांट। इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो फोटोसिस्टम सेकेंड के साथ एसोसिएटेड है हायर प्लांट में? हायर प्लांट में जो PS2 पाया जाता है फोटोसिस्टम सेकेंड, उसके साथ कौन सा मिनरल एसोसिएटेड है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज और द 2 ऑफ द अबव। अब बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। चलो, ज्योति जीवन सेकंड दे रहे हैं, इरफान अली फर्स्ट आंसर दे रहे हैं, सुशील कुमार वर्मा 4 दे रहे हैं, अलका सिंह 4 दे रहे हैं, प्रिंस पवन 4 दे रहे हैं और प्रिंस पवन दुखी होकर के 4 ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, और निहारिका सिंह 4 इसका आंसर दे रही हैं, मनीष यादव 4 और हिमांशु गौर बोले क्लोरीन एंड मैग्नीज। मोहम्मद नदीम इसका आंसर 4 दे रहे हैं, महजबीन फातिमा 4 दे रहे हैं, सुशील कुमार वर्मा 4 एंड मोस्ट ऑफ यू द 4। वेरी गुड, कुछ लोग सेकंड भी ऑप्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन एकदम सही था। PS2 इज एसोसिएटेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए 2 मिनरल एलिमेंट जरूरी हैं, एक क्लोराइड और दूसरा है मैग्नीज Mn+2। तो क्लोराइड और मैग्नीज दोनों, इसका मतलब क्लोरीन और मैग्नीज दोनों, आंसर 2 ऑफ द अबव। अब देखिए, आप क्वेश्चन पहचानने लगे तो आपका जवाब सही आने लगा। तो जिन लोगों ने वाटर स्प्लिटिंग में को पढ़ा हुआ है वो क्लोरीन और मैग्नीज दोनों को जानते हैं, इसलिए 2 ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सो वेरी गुड, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बढ़िया हो गया आपका। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिशन से। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमॉलिक्यूल कंसीडर्ड एज द क्रिटिकल एलिमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी एंड मिनरल डेफिशिएंसी, इनमें से कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो कंसीडर किया जाता है क्रिटिकल एलिमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी एंड मिनरल डेफिशिएंसी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड ऑल। इनमें से क्या जवाब होगा? ओके, जवाब दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोमॉलिक्यूल कंसीडर एज अ क्रिटिकल एलिमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी एंड मिनरल डेफिशिएंसी? ओके, सुनील कुमार 4। ओ, प्रद्युम्न का फर्स्ट आंसर आ रहा। ओके बेवकूफ़ों, इसका जवाब तीनों होंगे NPK। ऑल NPK आर कंसीडर्ड एज क्रिटिकल एलिमेंट, और चारों के चारों बेटा, तीनों के तीनों इसमें मैक्रो एलिमेंट ही हैं, और इस हिसाब से इसका क्वेश्चन होगा ऑल। और इसीलिए ज़्यादातर फर्टिलाइजर में NPK तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके, सो अब बताइए इन 10 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, कितने लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, तो मैं आगे बढ़ूँ बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ाने के लिए कोशिश करूँ। ओके, यदुवंशी के 9, डी सिंह के 10 में से 8 सही हुए, मोहम्मद मुरसलीन के 8, फिरोज़ अहमद के 8, सूरज कसौदन के 7, ओके, निवेदिता के 8 सही हुए, ओके गुड, अभिषेक वर्मा के 7। तो आप देखिए, आंचल पांडे के 5 सही हुए। ओके आंचल, और अच्छे से पढ़ाई करो भाई। निवेदिता शर्मा के 8। ठीक है, अब अगला चैलेंज ये है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगले 10 क्वेश्चन खुलने वाले हैं, और चैलेंज आपको ये है कि आप उन 10 में से 10 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं काफ़ी देर तक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा, ठीक है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि आज स्पार्क की क्लास होगी? यस, आज 5:30 बजे से स्पार्क की क्लास होगी, मैं वो ऑनलाइन करूँगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगले 10 क्वेश्चन आपके सामने आए, और ये आए बायोटेक 2 के। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया succeeded in ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ, यानी इस दुनिया, हमारी इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन किसकी वजह से आया था? ओके, किसकी वजह से आया था? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करने की वजह से, जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर करने से, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने से, कि ऑल, हर तरीके की खेती करने से हमारे यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन किस वजह से आया था? और नॉर्मन इवोलॉग का ये ग्रीन रेवोल्यूशन किस वजह से आया था? ओके, चालू हो गए। 4, अफरोज 4, प्रिंस पवन A, मोहम्मद मुरसलीन 4, सचिन सक्सेना 2, अफरोज अहमद 4, ओके, अभिषेक आफरीन फर्स्ट, सचिन सक्सेना 2, नीट फाइटर 4, प्रिंस पवन A, आफरीन 4, ओके, आंचल पांडे आपका आंसर है 4, गुड, और इरफान अली 4। अब आप लोगों के अपने अपने क्वेश्चन के आंसर लॉक कर लीजिए, अभी से बदलिएगा मत। बेवकूफ़ों, जेनेटिकल इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर बहुत रीसेंट फिनोमेना है, 60s का नहीं, 1960s का नहीं। बेवकूफ़ों, 1971 और 2 में तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ढूंढी गई थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा आ चुका था 60s में, 1962-63 के आसपास। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है नहीं सर जी, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर हुई थी, और वहां पर हाइब्रिड वैरायटीज यूज की गई थी, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन वजह थी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर विथ हाइब्रिड वैरायटी। और हाइब्रिड बनाने में बायोटेक्नोलॉजी का रोल नहीं है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग का रोल नहीं है, हाइब्रिड बनाने में प्लांट ब्रीडिंग का रिलेशन है। और प्लांट ब्रीडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करवा रहे हो। तो हमें मालूम था, इस क्वेश्चन को देखते ही सब लोग ऑल समझेंगे, ऑल नहीं है। आज की दुनिया में, अब आजकल इंडिया में तीनों तरीके का एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का कारण ये तीनों तरीके का एग्रीकल्चर नहीं है, बल्कि इसमें से केवल एक तरीके का एग्रीकल्चर है, दैट इज नोन एज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। और आप देखिए, ज्यादातर लोगों का आंसर इसने 4 दिया गया था, और इस वजह से आप लोगों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, 10 का दम के क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट मिलता है, एक आधा सरल होगा, बाकी ज़्यादा तो ट्विस्ट होता है। तो क्वेश्चन को 2 बार समझने की कोशिश किया करो,
और आप देखो आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, वहां से क्वेश्चन मैंने उठाया है, और इस वजह से आप लोग बार बार फंसते हो। अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करो भला, देखें आप लोग कितना बढ़िया से सॉल्व कर पाओगे। ओके, बीटी कॉटन इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1AB। आंसर और इसके अलावा 2 ऑफ द अबव। जल्दी बताओ क्या सही होगा इसका आंसर। बीटी कॉटन इज अ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बीटी कॉटन को हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया हुआ है। बताइए बीटी कॉटन को बनाने के लिए कौन सी जीन की जरूरत पड़ेगी? क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB, और इट इज 2 ऑफ द अबव। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों के आंसर। अच्छा, विकास मौर्य कह रहे हैं बट सर लेवल थोड़ा हाई है क्वेश्चन का, बट अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। हमने सोचा कहीं ये बुरा तो बात तो नहीं है। सही है भाई। अब याद रखना बीटी कॉटन को किस कीड़े से डर है? कॉटन बॉल वॉर्म से। अब आपको क्वेश्चन में कॉटन बॉल वॉर्म से के अगेंस्ट कौन सी जीन यूज की गई थी, कॉटन बॉल वॉर्म को के अगेंस्ट कौन सी जीन यूज की गई थी, वो याद रखना है। तो आपको याद होगा इट इज क्राई 2AB एंड क्राई 1AC, इट इज यूज फॉर कॉटन बॉल वॉर्म। सही है कि गलत है? सही है, आई थिंक यही सही है, और इस वजह से 2 ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। यस, और इस तरीके से आपका आंसर 2 ऑफ द अबव होगा, कॉटन बॉल वॉर्म। क्यों? क्योंकि बीटी कॉटन को कॉटन बॉल वॉर्म के कीड़े से दिक्कत होगी, तो हमें यह पता लगाना है कॉटन बॉल वॉर्म के अगेंस्ट कौन सी जीन यूज की गई थी। ओके, तो इस तरीके से 1 और 2 ऑफ द अबव आंसर होगा। वेरी गुड। तो जिन लोगों ने 4 कहा वो सही है। अगला क्वेश्चन, पेस्ट रेजिस्टेंट इन अ क्रॉप using biotechnology which provides cellular level of defense may be due to। पेस्ट रेजिस्टेंट हम करने जा रहे हैं, किसमें करने जा रहे हैं? किसी क्रॉप में पेस्ट रेजिस्टेंट करने जा रहे हैं, यानी कीड़ों से उस क्रॉप को बचाने जा रहे हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी भी लगा रहे हैं, विच प्रोवाइड सेलुलर लेवल ऑफ डिफेंस मे बी ड्यू टू बीटी टॉक्सिन, आरएनए इंटरफेरेंस, क्राइजीन, ऑल। आंसर बताइए। ओके, शाबाश। निहारिका सिंह सेकंड, मोहम्मद सेकंड, एकांत चौधरी सेकंड, सूरज कसौदन सेकंड, कैफ अली सेकंड, ओके, राहुल राव थर्ड, मोहम्मद थर्ड, प्रद्युम। ओके यार, इसका मतलब है अब आप क्वेश्चन की क्वालिटीज पहचानने लगे। मुझे लगा कि आप पेस्ट रेजिस्टेंट देखते ही बीटी टॉक्सिन भी पेस्ट रेजिस्टेंट करता है, आरएनए इंटरफेरेंस भी पेस्ट रेजिस्टेंट करता है, क्राइजीन भी पेस्ट रेजिस्टेंट करता है, यानी तीनों पेस्ट रेजिस्टेंस करते हैं। लेकिन इसमें बहुत बढ़िया आप लोगों ने क्वेश्चन को पहचानना चालू कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अब आपने सोचा कि यस, सेलुलर लेवल ऑफ डिफेंस सब में नहीं है, बीटी टॉक्सिन में नहीं है, क्राइजीन में नहीं है। सेलुलर लेवल ऑफ डिफेंस इट इज आरएनए इंटरफेरेंस, और सेलुलर डिफेंस के रूप में ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है। तो आप लोग का ये होमवर्क रहा। आप कल तो किसी ने भेजा नहीं, जो मैंने भेजा था 2 4 5 बच्चों ने वो एनसीईआरटी की लाइन दिखाई थी जहाँ पर हमने C3 और C4 का प्लांट का पोर्शन पूछा था। आज का होमवर्क ये है कि ये कहाँ लिखा है आरएनए इंटरफेरेंस में कि आरएनए इंटरफेरेंस एक सेलुलर डिफेंस होता है। आपका ये होमवर्क है, ये एनसीईआरटी में पढ़ के दिखाएंगे। सो वेरी गुड। सेलुलर डिफेंस से क्वेश्चन आरएनए इंटरफेरेंस लगता है। अदरवाइज अगर इस क्वेश्चन को हल्के में कोई लिया जाता, अगर हल्के में लिया जाता तो ऐसा लगता पेस्ट रेजिस्टेंट ये भी है, ये भी है और ये भी है, और आंसर क्या जाता 4। नाउ यू स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली टू द क्वेश्चंस, सो थैंक यू वेरी मच। अब आपने क्वेश्चन को सीरियसली सोचना चालू किया और इस वजह से मुझे अच्छा लग रहा। बहुत बहुत गुड लक है आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एट प्रेजेंट 30 recombinant therapeutics have been approved for human use. Okay, use all over the world. How many out of these are developed and discovered in India? बताओ, 30 तो पूरी दुनिया में यूज किए जा रहे हैं। यस, ओके, दुनिया में 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट बनाए गए हैं जो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाए गए। अब बताओ इंडिया में कितने डिस्कवर्ड एंड डेवलप किए गए हैं?
30 किए गए हैं, 12 किए गए हैं, 10 किए गए हैं, नन किए गए। ओके, महाजबीन 12, ओके, मोहम्मद उमा सेकंड, सुनील कुमार सेकंड, इसके अलावा शिवम पाल सेकंड, सूरज कसौदन 4, ओके, आंसर बदल दिया भाई, सूरज कसौदन। निवेदिता ने कहा सेकंड, ओके, साक्षी ने कहा 4, और कैफ अली, ज़्यादातर लोग सेकंड 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 सेकंड। फिर क्वेश्चन नहीं पकड़ पाए आप बेवकूफ़ों। 12 इंडिया में मार्केट किए गए हैं, 12 की इंडिया में मार्केटिंग की गई है, बने नहीं है इंडिया में। हमने क्वेश्चन पूछा इंडिया में कितने डेवलप हैं और डिस्कवर हैं। इंडिया में डेवलप और डिस्कवर 12 नहीं है। जैसे कोरोना वैक्सीन इंडिया ने डेवलप की है, लेकिन स्पुतनिक अगर यहां पर आ जाए तो वो यहां पर मार्केट की गई है। तो इंडिया में 12 डेवलप नहीं किए गए। क्वेश्चन आपने देखा ना आओ, देखा ना ताओ, घुस गए कि क्वेश्चन क्या पूछा रहा। इंडिया में डेवलप और डिस्कवर एक भी नहीं है, ऑलमोस्ट इनमें से एक भी नहीं है। अभी ये कोरोना वैक्सीन को छोड़ दो, तो इसका आंसर होगा नन। हाँ, इंडिया में यूज कितने हो रहे, अगर मैं क्वेश्चन पूछता इंडिया में कितने यूज हो रहे, तो आंसर होता 12। इसलिए इसका आंसर नन होगा। तो जिन लोगों ने नन किया है उनका जवाब एकदम सही है। तो आप दोबारा एनसीईआरटी जाकर के पढ़ें, वहां पर लिखा होगा एनसीईआरटी में, इन इंडिया 12 आउट ऑफ 30 दे आर मार्केटेड इन इंडिया। इंडिया में 30 में से 12 मार्केटेड किए गए। और आज एनसीईआरटी की लाइन जरूर पढ़िएगा। चलिए, ये भी होमवर्क रहा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी, that is recombinant DNA technology, Eli Lilly company of America prepared DNA sequence to form insulin hormone. These DNA sequence does not okay, does not code for which part of insulin? A peptide, B peptide, C peptide, D peptide। बताइए, इली लिली कंपनी ने जो इंसुलिन बनाई थी उसमें डीएनए फ्रेगमेंट को, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटा पेप्टाइड्स बनाई थी। तो बताओ किस पेप्टाइड को नहीं बनाया था? ए को, बी को, सी को, डी को, किस पेप्टाइड को नहीं बनाया था? ओके, तो मोस्ट ऑफ देम आंसर इसका थर्ड दे रहा है, प्रिंसी बोल रही है 4। अरे बेवकूफ, प्रिंसी डी पेप्टाइड कोई पेप्टाइड नहीं होती। ओके, तो आंसर होगा सी पेप्टाइड। बिल्कुल सही है, सी पेप्टाइड आंसर सही होगा, क्योंकि एली लिली कंपनी ने ए पेप्टाइड बनाई थी और बी पेप्टाइड बनाई थी और उनमें डाई सल्फाइड लिंकेज जोड़ दिए थे। तो क्यों ही बोलेगा सर डी पेप्टाइड भी तो नहीं बनाए थे? डी पेप्टाइड इंसुलिन में होता ही नहीं, तो ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है। हमें तो ह्यूमन इंसुलिन में पाए जाने वाले सारे पेप्टाइड पता लगाने, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड। इसमें से जो सी पेप्टाइड है, ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये नहीं बनाया था एली लिली कंपनी ने, ए और बी को बना करके उनको आपस में जोड़ दिया था। ओके, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया थर्ड, और 5वें के बाद आया छठा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखिए। इन 1990 adenosine deaminase deficiency, that is ADA deficiency, was treated permanently in 4-year-old girl by which of the following therapy? किस थेरेपी के द्वारा बेटा उसका परमानेंट इलाज किया गया था? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जीन थेरेपी यूजिंग ADA cDNA, या फिर नन? जवाब दीजिए। ओके, प्रद्युम्न थर्ड, हुमा सेकेंड, मोहम्मद थर्ड, अंकित सिंह 4, प्रिंस पवन थर्ड, जीन थेरेपी, वेरी गुड। पुष्पेन सेकेंड, डी गौर 4th, निहारिका सेकेंड, साक्षी डी, ओके, प्रिंस सी अगेन। ओके, तो निवेदिता जी का ऑप्शन ही आना बंद हो गया। ओके, इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है निवेदिता, आज आप बहुत परेशान लग रहे, तो ये कोई बात नहीं हो जाती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये डिप्रेस करते हैं तो मैं 10 कदम सेशन रोक देता हूँ, छोड़ देता हूँ।
मैं करना ही बंद कर दूं तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आप मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट ज़्यादा हो रहे। ओके, तो भैया इस 4 साल की बच्ची को परमानेंट इलाज नहीं मिला था। परमानेंट इलाज तब मिलेगा जब आप जीन थेरेपी करेंगे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन। और जो बच्चा पैदा हो चुका है वो वापस दोबारा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कैसे जा सकता है? तो भैया इस 4 साल की बच्ची को परमानेंट इलाज नहीं मिला था। बस ये और बात है कि उस 4 साल की बच्ची को जीन थेरेपी ट्राई किया गया था, और वो भी उसकी लिम्फोसाइट में ट्राई किया गया था, लिम्फोसाइट में ट्राई किया गया था। इसका मतलब है इस 4 साल की बच्ची को परमानेंट इलाज नहीं मिला था। परमानेंट इलाज एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जीन थेरेपी करने पे होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा नन। 1 या 2 लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब सही दिया था, अदरवाइज बाकी सारे लोगों ने इसका जवाब गलत दिया है। ओके, और इस तरीके से इसका आंसर आएगा 4। आगे कोई पूछे कि नहीं सर उस 4 साल की बच्ची को जीन थेरेपी दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, ये बात सच है। पर जीन थेरेपी जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में दी जाए तभी वो परमानेंट इलाज कर सकती है, ना कि परमानेंट इलाज हो जाएगा आपको उस बच्ची को। क्यों? क्योंकि उस बच्ची की लिम्फोसाइट को जीन थेरेपी से सुधारा गया था। और आपको मालूम है लिम्फोसाइट आर द WBC, और इन WBC की एक एज होती है, और उस एज के बाद ये खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो फिर सुधारना पड़ेगा, फिर खराब हो जाएंगी, फिर सुधारना पड़ेगा। तो जिसे बार बार सुधारना पड़े वो इलाज परमानेंट कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। तो वो परमानेंट इलाज नहीं था। ओके, सो परमानेंट इलाज के लिए आपको एम्ब्रियोनिक कंडीशन में करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन ही निगेटिव बनाया गया था ताकि आप देखें कि आपको परमानेंट इलाज मालूम था कि नहीं। अच्छा, विकास मौर्य जी कह रहे हैं निवेदिता दीदी प्लीज़ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बंद मत करो। हाँ जी, हम लोग भी भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बंद मत करिए। हाँ, तो फिर आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निवेदिता कह रही मत रोकिए 10 कदम सर प्लीज़। तो फिर क्यों? अगर आप लोग टेंशन में आएंगे तो क्यों? बेकार है। मेरा कहीं भी ये मतलब नहीं है कि मैं आप अपना नॉलेज आपके सामने थोपूं, ना मेरा ये इशू रहता है कि मैं आपको डिप्रेस करूं, ना मेरा ये इशू है कि मैं आपको इस क्रिटिकल समय पर दुखी कर दूं। मैं केवल इस इशू को लेकर के आता हूं कि 10 क्वेश्चन बॉटनी और 10 क्वेश्चन जूलॉजी से 20 क्वेश्चन में ऐसे कॉन्सेप्चुअल लेके आऊं कि मैं हर दिन आपके 20 नए कॉन्सेप्ट को सही कर दूं। बस ये उद्देश्य है मेरा। अगर इस उद्देश्य में मैं फेल हो रहा हूं तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 7वां। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कैन बी अर्ली डायग्नोस बाय विच वे। हमें अर्ली डायग्नोसिस करनी है, अर्ली डायग्नोसिस। और अर्ली डायग्नोसिस करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़ लिए। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कैन बी अर्ली डायग्नोस बाय विच वे? एलाइजा, PCR, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ऑल। क्या आंसर होगा? चलिए, सुनील कुमार 3rd, सचिन 4, ओके, प्रद्युम्न कुमार 1st, निवेदिता 4, ओके, प्रद्युम्न कांत 1st, ओके, प्रिंस पवन 1st, नूर आलम ऑल, पुष्पेंद्र 4, ज्योति जीवन 1st, ओके। तो कुछ लोग 1, कुछ लोग 4, कुछ लोग 1, कुछ लोग 3rd भी दे रहे हैं। ओके, कैफ अली 3rd। अरे बेवकूफ निवेदिता, आप क्वेश्चन देखो, मैं बताऊं, तुमने जवाब दिया, तुम डिप्रेस ना हो इस वजह से बताऊं। मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, और एंटीजन में नाम दिया प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक। तो यहां पर तुमने क्लू नहीं देखा कि यहां प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन के एंटीजन को पता लगाना है। और PCR में हम लोग DNA का पता लगाते हैं, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में भी DNA एंटीजन का पता लगाते हैं। यानी ये दोनों की दोनों बेटा टेक्नोलॉजी DNA को पता लगाती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन को नहीं बताती। और ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन नाम के एंटीजन या एंटीबॉडी को बताने के लिए कौन सा रिएक्शन होता है? दैट इज नोन एज एलाइजा। व्हाट इज द एलाइजा? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट से। और इसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। और ये भी NCERT में लिखा हुआ क्वेश्चन है, ये भी NCERT में अर्ली डायग्नोसिस में लिखा है कि अगर हमारा एंटीजन प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन हो तो हम PCR करके और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करके नहीं, बल्कि एलाइजा
करके हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा एलाइजा। एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट। ऐसे तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन देखो, ये अर्ली डायग्नोसिस तो एलाइजा से भी होती, पीसीआर से भी होती, आरएनए डीएनए से होती, तो आप सबने बोला आल होना चाहिए। आल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑल तब होता जब मैं केवल एंटीजन देता, यहां प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन ना लिखता। तो एंटीजन तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड डीएनए, और हमने यहाँ पर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन नाम के एंटीजन को पता लगाने के लिए बोला है, और ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। तो इसके लिए एलाइजा इज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई नॉट पीसीआर? क्योंकि पीसीआर तो डीएनए का पता लगाएगा। व्हाट नॉट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? कि फिर क्योंकि बेटा डीएनए टेक्नोलॉजी भी डीएनए का पता लगाएगी। सो ओके, मनीष यादव बोला एलाइजा बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। बिल्कुल सही है मनीष, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर नॉट अटेम्प्ट टू ट्रीट by using biological product obtained by transgenic animal? फिर से सुनना, इनमें से कौन सी ऐसी डिसीज है जिसको अटेम्प्ट नहीं किया गया ठीक करने के लिए by using biological product obtaining by transgenic animal? ट्रांसजेनिक एनिमल से पाए गए प्रोडक्ट से कौन सी बीमारी जिसको अटेम्प्ट नहीं किया गया? यस, एम्फाइसेमा बाई लैक्टोएल्बुमिन, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, पूरा लिख लीजिएगा, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, डायबिटीज बाई ह्यूमन इंसुलिन, फेनाइलकीटोन्यूरिया, पीकेयू, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन 4 बीमारियों में से किस बीमारी को नहीं अटेम्प्ट किया गया बाय द यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किसका बना होना चाहिए? ट्रांसजेनिक एनिमल से बना होना चाहिए। यस, एम्फाइसेमा बाय द अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, डायबिटीज बाय ह्यूमन इंसुलिन, फेनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ रहे होते तो उस ट्रांसजेनिक एनिमल में आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के नाम दिए गए होते। कुछ लोगों ने आंसर दिया 1, विशाल शर्मा ने 1, हिमांशु ने इसका नाम दिया, आंसर दिया 4, प्रद्युमन कांत ने फर्स्ट, विशाल शर्मा ने फर्स्ट, शशि राजपूत ने 3rd, मोहम्मद अहमद ने 4, ओके, सूरज कसौदन ने फर्स्ट। ओके, अच्छा भाई, जा करके सही ढंग से देखो, एम्फाइसेमा इज करेक्टेड बाय अल्फा लैक्टोएल्बुमिन। नो, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन तो बेटा मिल्क में पाई जाती है, मिल्क में। और ये जो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन मिल्क में पाई जाती है, रोजी काऊ के मिल्क में पाई जाती है। तो यार लैक्टोज की एल्बुमिन प्रोटीन, ये तो बात ही नहीं हुई। ये कोई बीमारी को, एम्फाइसेमा को ठीक करने का तरीका नहीं है। एम्फाइसेमा को ठीक करने के लिए था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन। तो ये एम्फाइसेमा नहीं है। दूसरा डायबिटीज, फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इन तीनों को ट्राई किया गया है। ह्यूमन इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जीएमओ के बाद ऑब्लिक, यहाँ जीएमओ भी लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग ट्रांसजेनिक एनिमल ऑब्लिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। डायबिटीज को ठीक किया गया है ह्यूमन इंसुलिन से, जो बायोटेक्नोलॉजी से बनी है। फेनाइलकीटोन्यूरिया को भी अटेम्प्ट किया गया है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी अटेम्प्ट किया गया है। तो एम्फाइसेमा बाय लैक्टोएल्बुमिन ऐसा नहीं, लैक्टोएल्बुमिन तो रोजी काऊ के मिल्क में था। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब फर्स्ट लगा सकते हैं। It was alpha antitrypsin, not the alpha lactalbumin. Alpha lactalbumin तो बेटा मिल्क में था। और दूसरा, इस क्वेश्चन को एक बार और सुधार लेना, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल ऑब्लिक जीएमओ भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बेटा डायबिटीज का जो इंसुलिन है वो एनिमल से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से बनाया गया था, एली लिली कंपनी ने बताया था। तो किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन आया, 9वां क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अल्फा लैक्टोएल्बुमिन इज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन नाम का जो सब्सटेंस है वो किससे निकाला गया? फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल से, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी से, फर्स्ट क्लोन एनिमल से, या फिर 2 ऑफ द अबव से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए किससे निकाला गया? ओके, तो फरहान अंसारी बोल रहे फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी से। ओके,
दूसरा फर्स्ट क्लोन एनिमल से किसी ने बोला, तो कुछ लोग बोले 2 ऑफ द अबव। फिर आप क्वेश्चन गलत करने लगे। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज नॉट द काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल में बहुत सारे एनिमल हैं, जिनमें से माइस तो 95% बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल माइस ही है। तो काऊ को ट्राई करने के पहले तो माइस को ट्राई कर लिया गया होगा। अब कोई माइस का मिल्क थोड़ी ना पैदा कर रहा है अल्फा लैक्टोल्बिन, तो ये तो नहीं होगा। और फर्स्ट क्लोन एनिमल जो था वो डॉली थी, डॉली सीप थी, तो डॉली से भी नहीं था। तो 2 ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है, बचा अकेला। और अकेला आंसर क्या बचता है? द आंसर इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी। इसी से केवल बेटा हम लोग को अल्फा लैक्टोल्बिन मिल रहा है, वो भी उसके मिल्क से। तो आंसर विल बी सेकेंड। तो जिन लोगों का सेकेंड सही है उनको बधाई। और आखिरी क्वेश्चन है, सॉल्व करो और इसके बाद घर जाओ और मजे करो और स्पार्क में 5:30 के लिए तैयार रहो। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, worldwide approve the validity and safety of using GMO. पहला, new variety of rice produced by American company is now patented by Indian government. क्या अब इंडिया ने उसे पेटेंट कर लिया? दूसरा ऑप्शन, Indian Parliament has recently cleared third bill for Indian product and patent issue. और फोर्थ, none. Yes, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, या फिर कौन सा सही है? सो इन्होंने बोला न्यू वेराइटी ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय अमेरिकन कंपनी इज नाउ पेटेंटेड बाय इंडिया। ज्यादातर लोग ये आंसर दे रहे हैं। फेरोज अहमद बोल रहे हैं फर्स्ट, ओके। डी सिंह बोल रहे हैं सेकेंड, शिवम पाल बोल रहे हैं सेकेंड, ओके। सुशील कुमार वर्मा बोल रहे हैं थर्ड, सचिन सक्सेना बोल रहे हैं 1, प्रद्युमन कांत बोल रहे हैं 4, नूरे सदब बोल रहे हैं फर्स्ट। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा। अच्छा, पहले एक एक गलत करते चलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट का रिसेंटली क्लियर बिल थर्ड बिल नहीं है, एक ही बिल था, इंडियन पेटेंट बिल। और इंडियन पेटेंट बिल का भी उन्होंने सेकेंड अमेंडमेंट किया है रिसेंटली, और अमेंडमेंट किया है, बिल नहीं किया। अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार, तो ये तो गलत हो गया। हमें ट्रू पूछा गया था। पहला, GEC इंजीनियर अप्रूवल कमेटी वर्ल्ड वाइड नहीं है। GEAC कंपनी जो कमेटी है वो इंडिया की है, तो पहला सेंटेंस भी गलत हो गया। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इंडिया में है। न्यू वेराइटी ऑफ राइस प्रोड्यूस बाय अमेरिकन कंपनी इज नाउ पेटेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, गलत है। जो चीज एक बार पेटेंट करा ली अमेरिका ने, उसको दोबारा इंडिया पेटेंट नहीं करा सकता, ना कराया उन्होंने आज तक। तो पहला भी गलत, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड वाइड लिखा है, ये कमेटी इंडिया की है। दूसरा गलत, अब इंडिया ने उसे दोबारा पेटेंट नहीं कराया। तीसरा गलत, क्योंकि हमने तीसरा बिल कोई डाला है, तीसरा बिल भी नहीं डाला, तो ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। तो इनमें ट्रू कोई है ही नहीं, और जब कोई ट्रू नहीं है तो आंसर जाएगा 4। तो जिन लोगों का आंसर 4 था उन लोगों को बधाई और थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको बताइएगा। मेरा ये नंबर है, कोई सुझाव हो, कोई बात हो, यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों से कोई भी बात कर सकता हूँ। 9319055284। और एक बात याद रखना, कई बार लोगों को देखा है, कल प्रिंस पवन दुखी हो गए थे, आज निवेदिता जी दुखी हो गई। तो जिन लोगों से भी ये क्वेश्चन गड़बड़ा, नदीम भी थोड़े दुखी लग रहे हैं, भाई टेंशन हाई है बोल रहे नदीम सुहेल। तो आप जो लोग टेंशन की वजह से ले रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर मैं इस तरीके के सेशन को बंद कर दूंगा। आपसे हलवा क्वेश्चन पूछूंगा, बेकार है सब तरीके का पूछना। अगर सही लग रहा है तो इस पर ज़रूर सूचित करिएगा, ताकि मैं क्वेश्चन ऐसे बनाता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।